आज के इस सेशन में 14 मार्च 2026 के डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और जनसत्ता में जो भी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिहार के किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी न्यूज आए होंगे उसको एक्सट्रैक्ट करके हम इसमें देखेंगे। आज कुछ ऐसे न्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है, जिसका कि कवरेज हमेशा मैगजीन में होता नहीं है, मंथली मैगजीन या ईयरली मैगजीन में होता नहीं है, जो कि इस डेली न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो पहला न्यूज है, केंद्र सरकार ने आर्थिक स्थिरता फंड बनाने के लिए एक 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है। उसका नाम रखा है आर्थिक स्थिरता फंड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंड, जिसमें कि 1 लाख करोड़ रुपए हैं। इसका मेनली उपयोग ये होगा कि युद्ध की वजह से किसी भी प्रकार की सप्लाई चेन अगर बाधित होती है और अर्थव्यवस्था किसी सेक्टर को नुकसान होता है या होने की आशंका बढ़ती है, किसी भी अन्य वित्तीय असर को कम करने के लिए इस आर्थिक स्थिरता फंड का उपयोग किया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि इस फंड के निर्माण से, जो आर्थिक स्थिरता फंड बना है, इसके निर्माण से हमारा कोई राजकोषीय घाटा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जब बजट पास हो रहा था तो लोकसभा में हम के दूसरे चरण में ही पूरक अनुदान जो था उसके दूसरे चरण में ही इस फंड से रिलेटेड 2.8 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये पॉइंट नहीं रखने का राजकोषीय घाटा बढ़ा। अगर यहाँ जिक्र हो गया है राजकोषीय घाटा का, तो हम देख लेते हैं कि राजकोषीय घाटा कहते किसको है। बजट में मेनली 2 पॉइंट का जिक्र रहता है, एक सरकार की रेवेन्यू कितनी है और सरकार का एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि हमेशा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा ही होता है। तो सरकार इसलिए भी रखती है ताकि देश में कई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने होते हैं, तो एक्सपेंडिचर इसलिए ज़्यादा रखा जाता है। और इस एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए सरकार कुछ लोन लेती है, तो वो जो लोन लिया है उस लोन को ही जीडीपी से डिवाइड करके देखेंगे कितना परसेंट हुआ है, तो उसको ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। और ये भी फिलहाल में वर्तमान वित्तीय वर्ष जो है इसमें है जीडीपी का 4.4%। तो अगर आपके पॉइंट में आए कि राजकोषीय घाटा क्या है तो ये भी देख लो। और एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में सीधे प्रीलिम्स में पूछा गया था, कई बार पूछा जा चुका है कि राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष में कितना है, तो इस बार का ध्यान रखना 4.4% है। इस आर्टिकल से बस यही 2 न्यूज है कि एक फंड बनाया गया जिसका नाम है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंड, और राजकोषीय घाटा कितना होगा तो 4.4%। बांधवगढ़ में बाघों की मौत पर विभाग चुप है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या हुआ है न्यूज, बस ये ध्यान रखना बांधवगढ़ जो है ये एमपी में है और ये एक टाइगर रिजर्व है। तो इसमें ज़्यादा न्यूज है नहीं, तो हम पूरा एमपी के जितने टाइगर रिजर्व है सबको देख लेते हैं। तो ये देखो, एक सेकेंड, ये रहा पहला टाइगर रिजर्व है पेंच नेशनल पार्क भी है, और टाइगर रिजर्व भी है सतपुरा, कान्हा टाइगर रिजर्व और घुघुआ नेशनल पार्क है, ध्यान रखना। टाइगर रिजर्व हो गया बांधवगढ़, ये रहा अभी जिसके बारे में बात हुई थी, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। और एक रहा माधव नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व नहीं है, वन विहार। ये एक बार देख लो, पॉज करके मैं लगा दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में सीधे आ जाते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा, इसे पता भी होगा। तो देख लो। अब इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हम सबको पता है कि अभी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान ब्रिक्स का है बड़ी और रचनात्मक भूमिका निभाई है अब, ताकि युद्ध को टाला जा सके या खत्म किया जा सके। ये तो चलो ये न्यूज हो गया, बट आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे यहाँ 2-3 पॉइंट है, देख लो। ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान। अगर पूछता है मसूद पेजेस्कियान कौन है, तो ईरान के राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखना, सुप्रीम लीडर की बात यहाँ नहीं हो रही। सुप्रीम लीडर तो खामेनेई जी दूसरे हैं, एक की मृत्यु होगी, उनके बेटे जो अभी नए सुप्रीम लीडर बने हैं उसकी बात अलग है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, ये भारतीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इसके अलावा आपको ब्रिक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो ये कि इंडिया जो है इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, और बस ये पॉइंट याद रखना, एक जो है ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की सारे जो मेंबर कंट्रीज होते हैं बैठ के कूटनीति वगैरह करते हैं, कुछ आगे की रणनीति तय करते हैं। इसमें टोटल ब्रिक्स में टोटल 11 कंट्री है। 11 कंट्री में 5 जो है फाउंडिंग मेंबर है, भारत, चीन, रसिया और ब्राज़ील। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में ऐड किया गया था। 2009 में ये ब्रिक्स बना था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ऐड किया गया था, ब्रिक्स बना था। इसके अलावा भी हाल ही में 5-6 कंट्री और जोड़ा गया है, उसका नाम देख लो। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया और सोमालिया। नहीं, सोमालिया नहीं, देखो न्यूज़पेपर भी गलत दे रहा है, सोमालिया नहीं होगा, ये इथोपिया होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इथोपिया, सोमालिया नहीं इथोपिया।
ब्रिक्स में टोटल अभी 11 कंट्री है और 11वां कंट्री इंडोनेशिया है। और एक पॉइंट और याद रखना, सऊदी अरब को 2024 में 25 में इनवाइट किया गया था भाई, लेकिन सऊदी अरब ने ऑफिशियली मंजूरी नहीं दी कि उसने मेंबर बना है कि नहीं बना है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, अभी टोटल 10 ही मेंबर हो गए। अगर ब्रिक्स के टोटल मेंबर पूछता है तो अभी 10 हैं, अगर सऊदी अरबिया जब मंजूरी दे देगा तो 11 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखो। ट्रंप की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा योजना में शामिल होगा जापान। तो ये ध्यान रखना, गोल्डन डोम जो है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिका ने डेवलप किया है, और ये जो इंस्पायर्ड है इजराइल का आयरन डोम से इंस्पायर है। इजराइल का आयरन डोम इससे इंस्पायर्ड है यूएसए का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब इसको जापान जो है खरीदने पे विचार कर रहा है। तो इस पॉइंट को याद रखना, जापान की पीएम अभी हाल ही में नियुक्त हुई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सना तकाइची जापान के पीएम होंगे। इन तीनों चारों पॉइंट को याद रखना। अगर तुम्हें ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये रहा टेलीग्राम का ये एड्रेस है, इसको सर्च कर लो, ये टेलीग्राम मिल जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के एमसीक्यू जहाँ पोस्ट किए जाते हैं वहाँ से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब नेक्स्ट न्यूज़ देखो। मुख्य चुनाव आयोग के बारे में है, जिसपे कि महाभियोग के लिए नोटिस दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इसके रिमूवल प्रोसेस को हमने कल ही डिस्कस किया था और एक बार और डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनके रिमूवल प्रोसेस के प्रोसेस को जानना हो तो आप कल के वीडियो को देख सकते हैं, उसमें अच्छे से मैंने बताया। तो अभी मैं बताऊंगा नहीं, बस इससे रिलेटेड न्यूज़ था तो मैं यहाँ पे डाल देता। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखो। यूनाइटेड किंगडम से करार अप्रैल माह में लागू होगा। ये जो है इंडिया ने 2024 में नहीं, पिछले साल जुलाई में यूनाइटेड किंगडम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, मुक्त व्यापार समझौता किया था जुलाई में 2025 में। तो बस ये बात ध्यान रखना कि ये सारा आगे की डील चलते रहती है, ये अब लागू होगा, जो अप्रैल से लागू होने के चांसेस हैं। ये तो पॉइंट हो गया। अब जो आपके बीपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है, ये ध्यान रखना। इंडिया ने इस साल भी कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जैसे कि ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा इंडिया ने एक स्कैंडिनेवियन कंट्री के 4 कंट्री का ग्रुप है, उसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो हम एक दिन और डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो इस पर ज़्यादा भी टाइम नहीं देंगे। तो चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ देखो। बिहार में भी बनेगी बेंगलुरु की तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, बिहार में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ बनेगी, तो इस पॉइंट को याद रखो कि पटना में बनेगा। पटना में ही उस जगह बनेगा जहाँ की फिनटेक सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और एजुकेशनल सिटी बनाई जा रही है, स्थापित करने की बात चल रही है, पहले से वहाँ बात चल रहा है। कहाँ? तो बिहार की राजधानी पटना में। और एक पॉइंट उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्या होता है, तो इस पॉइंट को भी देख लो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे मूल घटकों को लेकर कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, डिजिटल कैमरा, ऑडियो सिस्टम और घरेलू उपकरणों जैसे उपभोक्ता के उत्पाद पर फोकस होता है, जहाँ की लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और गेम कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ सुविधाएं उपलब्ध होती है। और जो बेंगलुरु का मेनली इलेक्ट्रॉनिक सिटी की विशेषता है, वहाँ 800 एकड़ में एक एरिया बना हुआ है, जहाँ की इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ स्थापित होती है और वहाँ से काम करती है। तो पटना में भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाए जाने की बात है, जहाँ ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो देख लो, अगर बस एग्जाम में तो यही आएगा, अगर प्रीलिम्स में पूछता है तो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसके तर्ज पे बनाया जा रहा है पटना में, तो ध्यान रखना बेंगलुरु की तर्ज पे बनाया जाएगा। बिहार स्पेशल से एक और न्यूज़ है, जो कि बिहार को मिला बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड। ये जो है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026 जो है में बिहार को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया। और ये अवार्ड लेने गई थी बिहार की खेल मंत्री हैं श्रेयसी सिंह। तो एग्जाम ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड से किस राज्य को नवाजा गया, तो इस पॉइंट पर ध्यान रखना बिहार होगा। ठीक है, अपना बिहार है। इसके अलावा इससे सवाल तो नहीं आएंगे, और अगर आता है तो खेल मंत्री कौन है तो बता देना। नेक्स्ट न्यूज़ देखो। हवा में ईंधन भरते अमेरिकी विमान गिरा, 6 की मौत। अमेरिका का एक रिफ्यूलिंग विमान है
जो कि फाइटर जेट वगैरह में, फाइटर जेट अगर उड़ रहा हो हवा में ही उसमें रिफ्यूलिंग कर देता है। उसका नाम है KC-135। अगर पूछता है KC-135 क्या है तो ध्यान रखना, हवा में ईंधन भरने वाला विमान है, ये अमेरिका का है। ये जो है इराक में गिर गया या गिरा दिया गया, ईरान कह रहा है कि हमने गिराया है, और अमेरिका कह रहा है कि मिसाइल से गिरा नहीं है, ये खुद ब खुद गिरा है। तो पॉइंट में ध्यान रखना। और ये जो इराक में ईरान समर्थित एक प्रॉक्सी ग्रुप है जिसका नाम है इस्लामिक रेजिस्टेंट, इसने ही जिम्मेदारी ली है कि हमने ही गिराया है। तो इस पॉइंट को याद रखना। अगर पूछता है कि इस्लामिक रेजिस्टेंट क्या है तो ये प्रॉक्सी ग्रुप है इराक में ईरान का। एक इसके अलावा हौदी रेबल्स भी है जो कि यमन से ऑपरेट करती है, ये भी ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखो। अब इसी के बारे में अच्छे से दिया हुआ है कि अमेरिका ने फ्लाइंग फ्यूल स्टेशन KC-135, प्रीलिम्स के लिए इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसलिए दे दिया है। अगर PDF चाहिए तो तुम यहाँ से ले सकते हो, टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। KC-135 है क्या, बस याद रखना है, ये रिफ्यूलिंग के लिए विमान है अमेरिका का, इसके अलावा कुछ नहीं।